हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइज आज हम बात करेंगे जो कि आपको होता है टर्म 2 के जो कि पॉलिटिकल साइंस जो न्यू सेंटर्स ऑफ पावर में जो कि एक टॉपिक आता है यूरोपियन यूनियन का, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो मैंने आपको पहले ही आपको बता दिया है कि जो मेन टॉपिक है, कौन कौन से टॉपिक से आपके मोस्टली पेपर बनेंगे 20 मार्क्स के, तो वो आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। और आज मैं आपको यूरोपियन यूनियन का एक ऐसा कंसेप्ट बता दूंगा, पूरा आपको रट सा जाएगा, दिमाग में एक बार में बैठ जाएगा, इसके आगे कुछ भी नहीं पढ़ना होगा, बस आपको अच्छे तरीके से पूरी क्लास को अच्छे से सुननी है। तो गाइज आज सबका स्वागत है एसएस एकेडमी पे। तो चलिए आज बात करते हैं ये चैप्टर नंबर 3 की, जो को पहले इसका नाम था अल्टरनेटिव पावर्स, जो कि अब नाम चेंज हो गया न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। तो जैसे आपको पता है, अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं सबसे पहले, तो आपको माइंड में आना चाहिए हमेशा बाइपोलर स्ट्रक्चर 1990 वाला, तो जिसमें कि अमेरिका सबसे पावर क्या होता है, एक लिमिटेड डोमिनेंस बन गया था इसके पास में, जो कि सेंटर का मतलब कि सेंटर का और वहाँ पे इकोनॉमिकल पावर का। तो जिसमें कि आपको मैं सबसे पहले इसमें हमें इस वाले चैप्टर का मैं थोड़ा ओवरव्यू बता देता हूँ, जैसे आपको पता है। और एक चीज़ बता दूँ मैं आपको, ये सपोर्टिंग मटेरियल से मैं कंटेंट निकाल के आपको बता रहा हूँ, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल है। 70 to 80% इससे पेपर फंसने के चांसेस होते हैं। तो आप प्लीज़ ध्यान से सुनिए, सारा डाउट आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते मैं बताऊँ आपको कि जो न्यू सेंटर ऑफ पावर के अंदर में आपको पता है एक ऑर्गेनाइजेशन है और एक स्टेट है। ऑर्गेनाइजेशन में आपको 4 है, जो कि मैंने मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक में बता रखा है कौन कौन से आपको पढ़ना है, जो कि ब्रिक्स और यूरोपियन और आसियान, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं आपको यूरोपियन यूनियन के बारे में सारी डिटेल बता दूंगा कि इससे आपको 3 नंबर पक्के ही हो जाएंगे, इससे बाहर नहीं जाने कुछ भी। और स्टेट में जब बात करेंगे तो आपको पता है स्टेट अभी जैसे रशिया, चाइना, इंडिया, ये सारे स्टेट इसके अंदर में आएंगे। तो गाइस आप ध्यान से सुनिए अच्छे तरीके से, और एक एक पॉइंट जो एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊंगा आप उसे नोट डाउन करना। जैसे हम यूरोपियन इंटीग्रेशन की बात करते हैं, तो जैसे आपने पहला पॉइंट देख रहा है कि पहला पॉइंट में देखने पर आपने देखा कि जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया तो अमेरिका ने क्या करा, उसके पास फाइनेंशियली मतलब कि अमेरिका तो पहले से फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग था, तो उसने अमेरिका यूरोपियन को क्या था इकोनॉमिक में मार्शल प्लान के थ्रू उनको बहुत ही ज़्यादा क्या था मोटिवेट किया और बहुत ही ज़्यादा पैसे हेल्प की, किसको, यूरोपियन यूनियन को, कि आप लोग आगे बढ़ो, क्योंकि आप यहाँ पे उनके पास और कोई अलावा नहीं, मतलब कोई ऑप्शन नहीं बचा था। क्योंकि आपको होता है 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में इनके पास किसी भी देश के पास पैसा नहीं था। यूरोप तो कम्प्लीटली यहाँ पे डूब चुका था, क्योंकि जर्मनी का आपको हिसाब किताब पता है क्या कहानी थी। तो उसी के अंदर में एक मार्शल प्लान बनता है, और मार्शल प्लान बनने के थ्रू उसमें एक यूरोपियन यूनियन को एक इकोनॉमिकल प्रोसीजर देता है, मतलब कि यूरोप के अंदर में जो इकोनॉमिक क्राइसिस होता है उसको अमेरिका हेल्प करता है, कि आपको उनको कहा जाता है कि आप इसे बूस्ट करो, आप आगे लेके चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये 1948 की बात होती है, जहाँ पे कि आपको पता है यहाँ यूएनओ बन चुका होता है 1945 में। तो इसी दरमियान में जब ये कंडीशन हो जाती है तो आपके पास में एक चीज़ ये देख लो कि यहाँ पे ओएसी, मतलब कि यहाँ पे ओएसी वाला इस्टेब्लिश करती है 1948 में, जो कि वेस्ट यूरोपियन स्टेट्स को क्या करता है यहाँ पे एक ट्रेड के लिए, मतलब कि यूरोपियन स्टेट्स जो होते हैं कॉर्पोरेटिव ट्रेड और इकोनॉमिक इश्यूज़ को बहुत ही ज़्यादा अपने हद तक अपने अंदर में हैंडल कर लेता है। और जो ये यूरोपियन मतलब कि यूरोपियन काउंसिल होते हैं, ये 1945 में एक पॉलिटिकल कॉर्पोरेशन भी इस्टेब्लिश कर लेता है, जिसमें कि 6 कंट्री बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट होते हैं, अंडर मतलब मार्शल लॉ के अंदर में आते हैं सारे, जिसमें कि सबसे पहले 6 कंट्री में आपको सबसे पहला फ्रांस देखना है, फ्रांस हो गया यहाँ पे, फिर आपको वेस्ट जर्मनी हो गया, इटली, बेल्जियम और द नीदरलैंड और लग्जमबर्ग, और साइन करती है एक ट्रीटी, ये इंपॉर्टेंट रखना, रोम की ट्रीटी साइन करती है 25 मार्च 1957 को। और इस टाइम में क्या होता है, एक ईसी बनती है जो कि यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, इसको अपने याद रखना। और इसके साथ साथ में यूरोपियन ऑटोमिक कम्युनिटी, मतलब इनके पावर, इनके पास में वेपन्स भी आ जाते हैं। तो आपको एक चीज़ एडिशनल पता होना चाहिए कि जैसे आपको होता है फ्रांस हो गया और यहाँ पे ब्रिटेन, तो इन दोनों के पास में ये क्या थे, यूएनए को मेंबर, क्या है ये यूएनए को मेंबर है, और इनके पास में बहुत ही ज़्यादा पावर था। तो ये पावर होने के कारण क्या करते थे ये लोग, इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया। तो इसके हिसाब से ध्यान रखना। तो फ्रांस है, फ्रांस तो अभी भी इनके साथ ही है, लेकिन ब्रिटेन अभी मैं बताऊँगा आपको, ब्रेग्जिट मतलब कि 2016 में एक प्लान होता है, मतलब कि एक मतलब उनके वहाँ पे एक पार्लियामेंट्री में एक बैठक होती है, जिसमें कि वहाँ की जनता जो है इनको 51
51.9% वोट के हिसाब से बोलती है तो इनको मतलब कि ब्रिटेन को ब्रेग्जिट मतलब आप मतलब कि यूरोपियन यूनियन से क्या हो जाओ, एग्जिट हो जाओ। आपको ये पॉइंट जरूर ही लिखना है। और ये मीटिंग 2016 में ही हो चुकी है। यहाँ की जनता ने 2016 में 51.9% के हिसाब से बोल चुकी थी ब्रेग्जिट मतलब आप बाहर हो जाओ, जो कि फाइनली 2020 में बाहर हो गई है। अगर आपको यूरोपियन यूनियन का कोई भी टॉपिक आता आपको प्लीज़ वहाँ पे नोट करना है, मेंशन करना है, जिससे कि फुल मार्क्स आप वहाँ से लिख सको। चलिए ठीक है, ये चीज़ पता चल गया आपको। और आपने देखा कि जो अभी भी है हमारे पास जो ईईसी यूरोपियन यूनियन के पास ऑटोमिक कम्युनिटी भी है, जो कि फ्रांस के पास अकेला है। क्योंकि आपको तो यूएनओ के ये परमानेंट मेंबर है, यूएनओ में 5 परमानेंट मेंबर है, जो कि 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ बना था। और यूएनओ जो है इंडिया उसमें 30 अक्टूबर 1945 में सिग्नेचर करा था, मतलब यूएनओ का पार्ट बना था। तो आप कमेंट करके बताना यूएनओ का लास्ट मेंबर कौन सा है, जो अभी फिलहाल कुछ दिनों पहले उनका मेंबर बना 193। ठीक है, ऐसे आता है नाम, आप कमेंट करके बताना। ठीक है, अब देखिए, अब मैं यूरोपियन यूनियन का जो मेन पर्पस है वो बता रहा हूँ कि आपको पता है यूरोपियन यूनियन 7 फरवरी 1992 के एक मैजिस्ट्रेट सिग्नेचर होता है, जिसमें कि यूयू मतलब कि ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन बनता है। और इनका एम सीधा सीधा आपको पता होना चाहिए। और इन एम को आप बेसिक पॉइंट मान के इसको मेन में डिफाइन करोगे। ये सारे मेन बेसिक पॉइंट होगा, मतलब सब पॉइंट होगा, और आगे आप इसे डिफाइन करोगे। तो उसमें कि सबसे पहले आपको देखना है इनका मेन पर्सन था कि फॉरेन सिक्योरिटी पॉलिसी को बढ़िया करना और जस्टिस को बढ़िया करना। और इनके जो क्रिएशन था सिंगल करेंसी, जो कि पता आपको यूरो की बात कर रहे थे, जो कि 1992 में बन गया था और 2013 में इसको 12 कंट्री ने अडॉप्ट कर लिया था। ये चीज़ें याद रखना यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट याद रखना, अभी तक वैसे आपको बुक में 27 मेंबर मिलेंगे, बट अभी आपको बता दूँ 28 मेंबर। आप प्लीज़ पेपर में आप 28 मेंबर लिखना, बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा एग्जामिनर पे, क्योंकि उनको लगेगा आप करंट से रिलेटेड हो, आप करंट बेसिक चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपको पता है। तो अभी यूएनओ में, यूरोपियन यूनियन में 28 मेंबर है, जो कि 28वां मेंबर कौन बना है 2013 में, आई थिंक क्रोएशिया, हाँ क्रोएशिया 100% क्रोएशिया बना। कौन बना है? क्रोएशिया मेंबर बना है। तो ये आप प्लीज़ बेसिक पॉइंट में आप इसे ध्यान रखेंगे। तो बेसिक पॉइंट में आपको 2 चीज़ याद रखना है, एक तो ब्रेग्जिट, कौन सा रखना है यहाँ पे ब्रेग्जिट, जो कि यहाँ पे ब्रिटेन बाहर हो गया है 2020 में। ये प्लान इनने बना लिया था 2016 में, और इनके वहाँ पे जितने भी मेंबर हैं उन्होंने 51.9% इनको वोट मिली थी कि जिससे कि ये यूएनओ से, यूरोपियन यूनियन से, मतलब यूरोपियन यूनियन से बाहर हो जाए। तो ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखना। एम आपको पता चल गया। इनका मतलब मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन का आपका ओल्ड मेंबर देखने। सबसे पहले ओल्ड मेंबर जो इन्होंने शुरू किया था, आपने सबसे पहले देखा वेस्ट, जो जितने भी 6 वेस्टर्न यूरोपियन थे, जो कि एक कोयले के लिए इम्पोर्टेंट था, जो कोयला के जो मतलब कि उन्होंने 6 कंट्री ऐसे थे, उन्होंने मिलकर इकोनॉमिक परस्पर को आगे बढ़ाने के लिए सोचा था। तो जिसमें कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि ओल्ड मेंबर कौन कौन से थे। एक तो ऑस्ट्रिया था, आपको तो ऑस्ट्रिया, फिर बेल्जियम हो गया, बेल्जियम इसका हेडक्वार्टर होगा, बेल्जियम राजधानी ब्रुसेल्स होता है, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आयरलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड एंड पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन। ये तो आपके इनके ओल्ड कंट्री मेंबर हो गए। कितने थे ओल्ड वाले? जो न्यू वाले देखो, इस्टोनिया बना, लैटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, क्रीजा, रोमानिया, स्लोविया, हंगरी, क्रोएशिया। ये क्रोएशिया लास्ट मेंबर है 2013 में बना है यहाँ पे मेंबर, ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना। और कितवें नंबर का? 28। बल्गेरिया हो गया, साइप्रस हो गया, यूनाइटेड किंगडम अब इसका मेंबर नहीं है, क्योंकि आप बता देना 2020 में ये ब्रेग्जिट के थ्रू ये बाहर हो चुका है। और यूरोपियन यूनियन लेफ्ट था, ये तो वही बता चुका मैं आपको। तो ठीक है गाइस, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आई होप गाइस आप सबको ये चीज़ें अच्छी लग रही होगी। मैं आपको पूरा जितने भी सपोर्ट मटेरियल है, सपोर्ट मटेरियल पूरा कंटेंट निकाल कर दे दूंगा कि आपको इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। आपको पता है जितने सीबीएसई है 70 to 80% सेम कंटेंट से चेक करते हैं, क्योंकि उनके पास जो मार्किंग स्कीम होती है ये सेम मार्किंग स्कीम होती है। बाय एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो भी मैंने टीचरों से बात करके देखी हुई है। ठीक है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट याद रखना गाइस। और आने वाले टाइम के मैं सारी चीज़ें इसमें
कवर करवा दूंगा जितने भी टॉपिक्स के आने वाले हैं, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ऐसा तो मे भी कोई करवाएगा, यूट्यूब पे तो वैसे पूरे भरे पड़े हैं कि भाई 2-2 घंटे 4-4 घंटे और भी वही फेक कंटेंट, ठीक है। तो मैं किसी को बुरा नहीं कर रहा, मतलब बढ़िया है, सब अपने अपने लेवल पे पढ़ाते हैं, लेकिन प्लीज़ आपको बढ़िया चीज़ पढ़नी है जो कि आपके एग्जाम के पर्पज़ से बहुत ही बेहतर तरीके से लिख पाओ, ठीक है गाइस। तो ये चीज़ें पता चल गई आपको। तो अब आगे देखते हैं हम यहाँ पे यूरोपियन यूनियन जो था यहाँ पे इन्वॉल्व था टाइम टू इकोनॉमिक यूनियन के लिए, मतलब इकोनॉमिक यूनियन बनाना चाहता था। धीरे धीरे वो इकोनॉमिक से कन्वर्ट होकर पॉलिटिकल मैटर में ज़्यादा चलेगा, और वहाँ से क्या होता है नेशन स्टेट, मतलब कि नेशन स्टेट पे ये बहुत ज़्यादा काम करने लगा। फिर जिसके हिसाब से आपको पता है यूरोपियन यूनियन में आपको पता है ये जो स्टार होता है गोल्ड के स्टार होते हैं, जिसमें कि 12 मतलब कि 12 सिंबल मिलेंगे आपको। क्या मिलेंगे? अब 12, और इन सिंबल का मतलब होता है, इन सिंबल का मतलब होता है, याद रखना, परफेक्शन होता है, कंप्लीटेंसेंस होता है और यूनिटी होता है। ये 3 चीज़ें याद रखना आपको, ठीक है। अब आगे देखो कि ये जो यहाँ पे सर्कल गोल्ड स्टार, वो मैंने बता दिया आपको, हार्मोनिक दिखाते बिटवीन पीपल और यूरोप के बीच में 12 स्टार होते हैं, और यहाँ पे ट्रेडिशनल सिंबल है परफेक्शन, कंप्लीशन, यूनिटी, ये मैं आपको बता चुका हूँ। यूरोपियन यूनियन ने ऑन फ्लैग खुद का है, खुद का एंथम है, और फंडिंग करेंसी है यूरो, आपको बताया। और एक चीज़ पता है आपको, यूरो 1992 में इनका बन गया था लीगल, यूरो मतलब कि अडॉप्ट कर चुका था। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट याद रखना यहाँ पे कि ये पूरा ये जब बन गया था ना, तो उस टाइम ऐसा दिन आ गया था कि यूएसए से एक ही कदम पीछे था अपने इकोनॉमिक में। तो इनकी जीडीपी काफ़ी ज़्यादा हाई थी, बहुत ही ज़्यादा हाई थी इनकी जीडीपी। और ये जीडीपी के कारण इनको जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो 2002 की देखते हुए पर इनको पूरे वर्ल्ड ने, मतलब कि इनको 2012 में, ये भी चीज़ आप इंपॉर्टेंट रखना, इनको नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला था। क्या मिलता? नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला था। किसको? यूरोपियन यूनियन को। तो गाइस ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना आप यहाँ पे। और तो ये यूरोपियन यूनियन जो, ये बता दूँ मैं आपको, अटेम्प्ट किया और कॉन्स्टिट्यूशनल यूरोपियन यूनियन फेल हो गया इनका। मतलब ये इन्होंने कॉन्स्टिट्यूट करना चाहा, हर चीज़ का कॉन्स्टिट्यूट करना चाहा, बट यूरोपियन यूनियन हैव फेल्ड, ये हो गया। बट इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये दोबारा अटेम्प्ट करके फिर भी इकोनॉमिक में बहुत ही आगे बढ़ गए और पॉलिटिकल में बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ गए। तो इनका एक चक्कर ये हो गया कि जो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस था यूरोपियन यूनियन का, वो था सेकेंड, देख लो, इकोनॉमिक जीडीपी 17 ट्रिलियन। तो 17 ट्रिलियन नहीं था एग्जैक्टली, इसका था 16.6% के करीब था। तो ये चीज़ याद रखना यहाँ पे। तो ठीक है, जो कि आप ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, 2016 में ये यूएसए से जस्ट पीछे था, थोड़ा सा पीछे था यूएसए से। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगला था करेंसी में यूरो कैन पोज द थ्रेट ऑफ द डोमिनेंस ऑफ यूएसए डॉलर। थोड़ा डर लगने लग गया था यूएसए को, कहीं ये मेरे को, मतलब हमें जो मैंने पाला, ये कभी मेरे को ही दिक्कत ना कर दे। यही एक रीज़न था कि वर्ल्ड ट्रेड लार्जर देन यूएसए, मतलब इनके पास जो था, देखो वर्ल्ड WTO भी इनको ज़्यादा रिस्पेक्ट देने लगा था यूएनए के मेंबर्स को, ठीक है। तो ये क्या था, वर्ल्ड ट्रेड मच लार्जर देन द यूएसए, मतलब यूएसए से ज़्यादा ये आगे बढ़ गए थे। फिर यूएनए हैज़ बिकम द मोर असर्टिव एंड ट्रेड डिस्प्यूट यूएसए एंड चाइना। इनके बीच में आप चाइना का बताऊंगा जब हम इसमें पढ़ेंगे, चाइनीज़ इकोनॉमिक पॉलिसी पढ़ेंगे ना अगली बार, तो मैं आपको एक पूरी कंप्लीट वीडियो में चाइनीज़ की पॉलिसी बताऊंगा। वो डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट है, आएगा पेपर में, ठीक है। आप इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लो यहाँ से। तो ये चीज़ें हो गई। तो यूएनए हैज़ मोर रेस्पेक्टिव बन गया, इकोनॉमिक पावर बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने लगा, क्लोजेस्ट हो गया अपने सारे एशिया और सेंट अफ्रीका के बीच में। अब देखो हुआ था यहाँ यूरोप में, बट ये धीरे धीरे यहाँ पे एशिया में भी आने लगा, धीरे धीरे अफ्रीका, ये नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका, यहाँ से शुरू हुआ था। अब ये चीज़ धीरे धीरे ये यहाँ पर भी राज करने वाला था, यहाँ पर भी राज करने वाला था, और ये इससे बहुत ज़्यादा अफेयर हो रहा था। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे याद रखोगे। बीच में हमारा क्या था, वो मतलब यूरोप हो गया, ये हमारा एशिया, बीच में अफ्रीका, यहाँ नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, और यहाँ पे ऑस्ट्रिया, और ये अमेरिका मतलब एशिया के अंदर में ये अपना प्यारा भारत है। तो ये भी चीज़ें आप यहाँ से याद रखोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे धीरे धीरे ये चीज़ें होती रही, तो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसको बहुत ही ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पे, हाई लेवल पे इसे सिक्योरिटी प्रदान करने लगा, और बहुत ही चीज़ें इसको रिस्पेक्टफुली मतलब यूरोपियन यूनियन एक तरह से पूरा सुपर पावर हो चुका था। फिर धीरे धीरे ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में बढ़ता गया। अब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में होते होते जो फ्रांस थी, फ्रांस के मेंबर यूरोपियन यूनियन के मतलब परमानेंट मेंबर सीट थे, जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी यूनियन के। अब फ्रांस के होते हुए ये सब काम अपना वहाँ पे पास करवा लेता था। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि इनके पास एक सुपर पावर है। और यूरोपियन यूनियन तक धीरे धीरे नॉन परमानेंट बहुत सारे मेंबर थे यूएनएससी के, ठीक है। तो ये भी चीज़ें आप इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें आपको लिख के आना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के अंदर में। फिर धीरे धीरे यहाँ पे आ जाता है, इसके पास में मिलिट्री इन्फ्लुएंस आता है यूरोपियन यूनियन का। उसमें क्या होता है, यूरोपियन यूनियन आर्म फोर्स जो होता है सेकंड लार्जेस्ट वर्ल्ड में बन जाता है आफ्टर यूएसए।
क्या होता है आफ्टर अमेरिका के बाद में टोटल स्पेंडिंग डिफेंस होता है सेकंड, मतलब वही चीज़ है ये उससे। और जो यूरोप है, यूरोप के जितने भी यूरोपियन मेंबर जो होते हैं वो फ्रांस के अंदर होते हैं, फ्रांस की बातें मानते हैं, क्योंकि उनके पास में इतना न्यूक्लियर आर्सेनल मतलब न्यूक्लियर वेपन्स होता है। किसके पास में? अब फ्रांस के पास में, फ्रांस के पास में बहुत ज़्यादा वेटेज होता है। एक तो न्यूक्लियर वेपन्स होता है, एक ये यूएनए को परमानेंट मेंबर होते हैं, इसलिए यहाँ पे इसके पास में बहुत ज़्यादा वेटेज होती है चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो ठीक है, अब देखना कि जो यहाँ पे वर्ल्ड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेस बन जाते हैं स्पेस एंड कम्युनिकल टेक्नोलॉजी के, मतलब इनके पास एक तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे हो गया, एक व्यापार में टेक्नोलॉजी में आगे हो गया, एक मिलिट्री में आगे हो गया, इकोनॉमिकल में आगे हो गया, अब देखो पॉलिटिकल में आगे हो गया, इनके आगे कोई टिका ही नहीं। तो यही एक रीजन है। फिर बाद में चाइना की एंट्री होती है, जो चाइना इसको बहुत मतलब कि आपको चाइना की पॉलिसी अलग है, वो मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। यहाँ तक बात हो जाती है। फिर होता है यहाँ पे सम जो लिबर्टीज एबिलिटी होती है यूरोपियन यूनियन के, ये मैटर करता है फॉरेन रिलेशन डिफेंस में। कैसे? ये मेनी ईयर्स द मेंबर स्टेट देयर ऑन फॉरेन रिलेशन डिफेंस करती है पॉलिसी डेट ऑफ एन ऑड ईच अदर। एन एग्जाम्पल जर्मनी एंड फ्रांस यूएसए अटैक इराक। आपने देखा होगा कि जब भी आपने यूएसए ने जब भी इराक पे अटैक किया, इतनी इनकी पॉलिसी हो गई, जब इराक पे यूएसए ने अटैक किया उस टाइम ब्रिटेन ने किसका साथ दिया था? ब्रिटेन ने हमेशा यूएसए का साथ दिया था। लेकिन एक्चुअल में क्या थे मेंबर, ये होते तो इनका सपोर्ट नहीं करना चाहिए था, बट इन्होंने कर दिया। इसीलिए बता रहे हैं यहाँ पे जर्मनी एंड फ्रांस अपोज यूएसए अटैक इन इराक, जो इराक के अंदर में हुआ था। बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, जो इराक के अंदर में जो इराक पे यूएसए ने हमला किया था, यूएसए ने जो हमला किया था, जर्मनी और फ्रांस ये दोनों अपोजिशन में थे, लेकिन ब्रिटेन इसका साथ दे रहे थे। तो ये भी चीज़ें आप ध्यान से रखना। फिर धीरे धीरे करके क्या हुआ, यहाँ पे डेनमार्क था, डेनमार्क स्वीडन क्या होता है मर्जिस्ट जो होते हैं यहाँ पे मर्जिस्ट ट्रीटी, वो धीरे धीरे यहाँ पे यूरो को एडॉप्ट कर लिया और यूरो जो है एक यहाँ की कॉमन करेंसी बन गई।